नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को ज्ञात है पशु परिचर भर्ती के लिए हमारे इसी चैनल पर टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें आपको संपूर्ण मॉक टेस्ट पेपर करवाया जाता है। 150 प्रश्न, 150 अंक, समय 3 घंटा। इस प्रकार आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा। जैसे आपको पेपर देखने को मिलेगा दिसंबर में, उसी पैटर्न पर आपको ये मॉडल पेपर है, जिसका एनालिसिस हम करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को करते हैं, याद करते हैं, ट्रिकों के माध्यम से याद करते हैं, व्याख्या के माध्यम से। हर एक ऑप्शन की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ व्याख्या की जाती है और उस हिसाब से याद किया जाता है। तो आपको बता दिया है कि किस प्रकार से टेस्ट होगा, आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल पर आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको सब्सक्राइब करने का ऑटोमेटिक ही मन बनने वाला है। तो एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि आपको मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स के जो प्रश्न दिए जाते हैं, उनसे आपका प्रश्न सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिया जाता है, तो वो ज़रूर देखें, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ठीक है, चलिए तो साथियों बढ़ते हैं अपने। अब तक हमने जो है 13 मॉडल पेपर जो है कर चुके हैं अपन, है ना। तो अब आज अपना 14वां मॉडल पेपर है बन। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है हमारे चैनल को भी ग्रो मिले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे जो है कार्य करते रहे और दुगनी मेहनत से आपके लिए जो है नोट्स वगैरह बनवाएंगे। ठीक है, चलिए तो करें शुरू। आ जाइए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मैगजीन अजमेर, अचलगढ़ सिरोही। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तारागढ़ अजमेर को जो है पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, और बात करें तारागढ़ दुर्ग अजमेर की अवैधता से प्रभावित होकर इतिहासकार बिशप हेबर ने जो है इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। ठीक है, तो पूर्व का जिब्राल्टर आप समझ गए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अच्छा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में चलिए पहले क्वेश्चन से अच्छे से देख लेते हैं। तो साथियों, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। पहली बात तो निर्माण करवाया था आपके निर्माण करवाया था आपके अजयराज ने। अजयराज ने निर्माण करवाया, और ये कब करवाया था, तो ये करवाया था आपके 1113 ईस्वी में। ठीक है, 1113 ईस्वी में अजयराज ने निर्माण करवाया। और बात करें आपके जो प्रश्न बना है ये उपनाम से लेकर बना है, तो इसके और भी उपनाम हैं। उन उपनामों को एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो उपनाम देख लेते हैं, क्योंकि भाई उपनाम से प्रश्न बनता है ना। तो सभी दुर्गों के उपनाम आपको आने चाहिए और सारे ही उपनाम आने चाहिए, ये नहीं कि एक उपनाम देख लिया। तो प्रश्न था हमारा पूर्व का जिब्राल्टर, तो बिशप हेबर जी ने जो है पूर्व का जिब्राल्टर बोल दिया। अच्छा, दूसरा जिब्राल्टर भी इसी को कहते हैं। दूसरा जिब्राल्टर भी इसी को कहते हैं। दूसरा जिब्राल्टर भी इसी को कहते हैं। और बात करें इसके, तो आपके इसी का नाम है गढ़विठली दुर्ग। ठीक है, दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था। पूर्व का जिब्राल्टर तो बिशप हेबर जी ने कहा। दूसरा जिब्राल्टर कहा था इनको विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक ने जो है इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा था। बात करें और क्या क्या हो जाएंगे उपनाम, तो और इनका उपनाम हो जाएगा राजस्थान का नाका इसे कहते हैं। तो लिख लीजिए आप चाहे तो, राजस्थान का नाका। ठीक है, राजस्थान का नाका ये हो जाएगा। दूसरा बात करें राजस्थान का हृदय से कहते हैं, तो राजस्थान का हृदय इसको कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का नाका इसे कहते हैं, राजस्थान का हृदय इसे कहते हैं। अरावली का अरमान भी इसी को कहते हैं। तो अरावली का अरमान, अरावली का अरमान भी अपना जो है अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़विठली दुर्ग भी इसको कहते हैं। गढ़विठली गढ़विठली दुर्ग भी इसी को कहते हैं। ठीक है, गढ़विठली दुर्ग भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपके विठली पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर, बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसे क्या कहते हैं, बीटली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़विठली दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और बात करें इसके बारे में हम, तो मेरे भाई हो गए ना। राजस्थान का नाका इसे कहते हैं, राजस्थान का हृदय इसे कहते हैं, अरावली का अरमान इसे कहते हैं, गढ़विठली बिठली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़विठली कहलाया। पूर्व का जिब्राल्टर इसे कहते हैं,
बिशप हेबर ने कहा, और दूसरा जिब्राल्टर इसे विलियम बेंटिक ने कहा था। ठीक है, तो ये इसके सारे उपनाम हो जाते हैं। ठीक है, ये वही दुर्ग है जिसमें आपने पढ़ा होगा रूठी रानी उमादे ने जो है अपना जीवन व्यतीत किया था तारागढ़ दुर्ग में ही। मालदेव की रानी थी रानी उमादे। ठीक है, बढ़े आगे, काफ़ी है ना इतनी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जो है लाभदायक प्रतीत होती होगी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शेरगढ़ दुर्ग बारा किस नदी के किनारे है? तो शेरगढ़ दुर्ग बारा आपका जो है परवन नदी के किनारे है। कहाँ पर है? परवन नदी के किनारे। तो ये जो दुर्ग है आपका शेरगढ़ दुर्ग, ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपके परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो ये परमार शासकों ने बनवाया था। ठीक है, परमारों ने बनवाया। और बात करें इससे, तो शेरगढ़ दुर्ग का उपनाम एक और हो जाता है आपसे, शेरगढ़ की जगह आपसे उस उपनाम से भी पूछा जा सकता है। तो उस इसे जो है आप कोसवर्धन दुर्ग भी आपको देखने को मिलेगा। कोसवर्धन कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो बारां में स्थित है ये, और परवन नदी के आपके किनारे स्थित है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। तीसरा प्रश्न है आपका, अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है। तो अंबिका माता का मंदिर आपके जगत उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जगत उदयपुर में आपके अंबिका माता का मंदिर हो जाएगा। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था साहब। ठीक है, चलिए। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम आपके क्या हो जाएगा? शरद हो जाएगा। ठीक है, तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम आपके पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर हो जाएगा। पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर ही है क्या? तो साथियों, जो हवा महल की पहली मंजिल है इसका नाम शरद मंदिर हो जाएगा। ठीक है, तो शरद मंदिर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी मंजिल का क्या नाम था? तो दूसरी का था अपने रत्न मंदिर। तीसरी का था आपके विचित्र मंदिर, जो ऑप्शन में नहीं है। और प्रकाश मंदिर जो है आपकी चौथी मंजिल है। और पांचवी मंजिल जो है आपकी हवा मंदिर हो जाएगी। चलिए, इनकी जो मंजिल हैं उनके नामों को एक बार एक जगह लिख लेते हैं। तो पहली मंजिल हो जाएगी आपकी शरद। दूसरी हो जाएगी आपकी रत्न। तो शरद रत्न विचित्र प्रकाश विचित्र प्रकाश हवा। ये जो है आपकी पांचों मंजिल हो जाएंगी इसकी। हवा महल की जो पांचों मंजिल हैं आपकी, शरद है, रत्न है, विचित्र है, यानी एक पहली, दूसरी, और ये तीसरी, ये आपकी चौथी, और ये आपकी पांचवी। इस प्रकार से आपकी ये पांचों मंजिलें होती है हवा महल की। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। कैसे याद करेंगे? शरद रत्न। और यह मत बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको कि पहली मंजिल का नाम शरद है, दूसरी का नाम रत्न है, तीसरे का विचित्र। डायरेक्ट याद करिए, आप सीक्वेंस में याद करिए। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। शरद रत्न, शरद जो है रत्न है, और विचित्र प्रकाश कैसा है? विचित्र है। प्रकाश के साथ कौन आती है? हवा आती है। तो शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। मेरे साथ बोल सकते हैं आप एक बार, बोलिए जल्दी जल्दी। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हुआ, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हुआ, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हुआ। पंडित बोलता है ना मंत्र, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हुआ, ओम स्वाहा। ठीक है, तो कर दीजिए स्वाहा। और बात करें इसकी हवा महल के बारे में, तो इसका निर्माण आपके हुआ था 1799 में। 1799 में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। और इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके इसके वास्तुकार को लेकर। तो वास्तुकार कौन हो जाएगा? वास्तुकार कौन हो जाएगा? वास्तुकार कौन हो जाएगा मेरे भाई? वास्तुकार थे इसके लालचंद जी। ठीक है, तो वास्तुकार लालचंद जी हो जाएंगे। और बात करें इसकी जो आकृति है वो कैसी है? तो कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। ठीक है, तो कृष्ण मुकुट के समान इसकी आकृति है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। तो जयपुर में स्थित है आपके हवा महल, है ना? हाँ, मैंने चीज़ भूल जाओ, जयपुर में स्थित है हवा महल आपका। ठीक है, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। ठीक है, और ये आपके लालचंद जो है इसके वास्तुकार थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आ जाइए। प्रश्न नंबर 6 है कि रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जलमहल आपके बटाड़ू के कुआं को कहते हैं। ठीक है,
निम्न में से कौन सी झील पर जगमंदिर व जगनिवास महल बने हुए हैं? तो जगमंदिर और जगनिवास महल आपके पिछोला झील पर बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? पिछोला झील पर जगमंदिर और जगनिवास महल आपके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल स्थित है। तो राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल आपके जयपुर में है। जयपुर में घाट की गुणी में सवाई माधोपुर द्वितीय के द्वारा अपनी रानी चंद्रकुबरी यानी मेवाड़ की सिसोदिया वंश की चंद्रकुबरी थी के लिए सिसोदिया रानी महल तथा सिसोदिया रानी बाग का बनवाया था और देवारी समझौता के तहत चंद्रकुबरी का विवाह सवाई जयसिंह द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए राज्य में खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? तो खेतड़ी महल आपके झुंझुनू में है साहब। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह 1739 से 1771 ईस्वी तक द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु झुंझुनू में अनेक खिड़कियों व झरोकों से सुसज्जित बहुमंजिला खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, गर्मियों से बचने के लिए एक प्रकार से ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका हाड़ी रानी की बावड़ी एवं कुंड कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी सहल कबर सरकाट दियो छतरानी, याद है ना? तो ये वही है। तो हाड़ी रानी की बावड़ी एवं कुंड आपके टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है। राजस्थान की वह प्रसिद्ध झील जिसमें दीपदान करने की अनूठी परंपरा होती है। तो ये दीपदान जो है आपके पुष्कर और कोलाज दोनों ही झीलों में जो किया जाता है, पुष्कर में भी और कोलाज झील दोनों में ही आपके दीपदान की जो अनूठी परंपरा है ये आपको देखने को मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा को जो है ये दीपदान किया जाता है। स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग राज्य की किस चित्र शैली में शुरू हुआ था? तो स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग आपके जो है बीकानेर चित्र शैली में शुरू हुआ था। स्वर्ण और चांदी का प्रयोग कर चित्र शैली में जो है स्वर्ण और चांदी का प्रयोग किया गया था बीकानेर में। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो डालू आपका कोटा से संबंधित है। डालू कहाँ से है? डालू कोटा से संबंधित है साहब। अमर शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अमर शाही पगड़ी यहाँ पे उदयपुर की हो जाएगी। अमर शाही पगड़ी कहाँ की हो जाएगी? उदयपुर की हो जाएगी। उदयपुर का जो उदय है वो अमर शाही पगड़ी पहनता है। उदय अमर शाही पगड़ी पहनता है। उदय सिंह जो है अमर शाही पगड़ी पहनता है। कैसी पगड़ी पहनता है उदय सिंह? उदय सिंह अमर शाही पगड़ी पहनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उदय सिंह अमर शाही पगड़ी पहनता है साहब। चलिए नेक्स्ट आपका किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ था? तो राजस्थान का उद्भव आपके सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से चर्चित है? तो आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग आपके गुरु शिखर 1722 जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान का खजुराहो आपका किराड़ू बाड़मेर में है। किराड़ू बाड़मेर है राजस्थान का खजुराहो। जैन धर्म की परंपरा का निर्वाह राजस्थान में किराड़ू के प्राचीन मंदिरों में देखा जाता है और किराड़ू के जैन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े अपने। नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन हवा महल के वास्तुविद कौन थे? तो हवा महल के वास्तुविद वास्तुकार आपको बता चुके हम लालचंद उस्ताजी। ठीक है, लालचंद उस्ताजी। लालचंद उस्ताद जो है आपके हवा महल के वास्तुकार हो जाएंगे साहब। चलिए नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? तो धूलकोट आपके आहड़ सभ्यता का उपनाम हो जाएगा धूलकोट। ठीक है, चलिए गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह हैं वो आपके नीमका थाना में आएंगे। पहले कहाँ? वर्तमान में नीमका थाना में। पहले कहाँ आते थे? सीकर में। ठीक है, सीकर में। लेकिन अब गणेश्वर सभ्यता कहाँ आती है? नीमका थाना में। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है। जिलों के बनने से जो है इस प्रकार के प्रश्नों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसे जो नए परिवर्तन जो हो रहा है फिलहाल, तो इनसे रिलेटेड आपको जो नए क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मेरे हिसाब से तो मिलने वाले हैं नहीं। किसी भी एग्जाम ना ही अब तक पूछे गए, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ से बच रहा है फिलहाल कि ना ही तो उसको जिलों की जैसे सीमा वगैरह है या फिर इनसे रिलेटेड जो बदलाव हुए हैं ना, उन प्रश्नों को बिल्कुल हटा रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो जितना हो सके इन पर ज़्यादा ध्यान ना दे, बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए आपको कि भाई नीम का थाना में आ गई। लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपके पशु परीक्षर के एग्जाम में तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी और चल रहा है। अभी फिलहाल न्यूज आई थी कि जो है 17 जिलों को लेकर जो है मीटिंग दोबारा से हो रही है, तो इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह अभी नहीं कह सकते कुछ भी। ठीक है, चलिए बढ़े। तो ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान ना दे, बस याद रहे कि नीम का थाना में आ चुकी है। ठीक है, राज्य के किस स्थान से बडली का शिलालेख प्राप्त होता है? तो बडली का शिलालेख आपके केकड़ी से प्राप्त होता है साहब। कहाँ से होता है? केकड़ी से बडली शिलालेख प्राप्त होता है। महाराणा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो महाराणा गज सिंह जोधपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे गज सिंह। नेक्स्ट है आपका 23वां क्वेश्चन राजपुताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राजपुताने का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है। कुंवर चुंडा को राजपुताने का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा ली थी आपने, आप सभी को मालूम है, राणा लाखा के टाइम पे। ठीक है,
हंसाबाई का विवाह कुंवर के साथ होना था, लेकिन राणा लाखा के साथ हो गया मिस्टेक से। राणा लाखा को पसंद आ गई जो भी, तो उस वजह से तो फिर हंसाबाई का विवाह इसने शर्त पर हुआ था लाखा से कि भाई लाखा का पुत्र ही मौकल राजा बना है, तो वो ही जो है शासक बनेगा। तो कुंवर ने तब भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है आजीवन विवाह नहीं करूँगा और जो है राणा मौकल का जो है रक्षक बनकर रहूँगा। ठीक है। चलिए, तुंगा युद्ध लड़ा गया था। तुंगा युद्ध आपके 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। तुंगा युद्ध 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महदजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो तुंगा युद्ध आपके तुंगा कहाँ है? तुंगा आपके दौसा के पास एक स्थान है, वहाँ पर आपको 28 जुलाई 1787 को महदजी सिंधिया और जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठा सेना यानी महदजी सिंधिया को पीछे हटना पड़ा था। ठीक है। चलिए, 25वां प्रश्न, किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो जैतारण युद्ध के नाम से आपके गिरी सुमेल युद्ध को जाना जाता है, जो कि आपके सुमेल 5 जनवरी 1544 को होता है। गिरी सुमेल, ठीक है, गिरी सुमेल युद्ध। और ये आपके जो हैं चलिए बढ़े थे आगे, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि टाइम मुझे पता है आपको सब ने थ्योरी पढ़ रखी है, तो चलते हैं आगे, है ना। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। तो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई आपके 1959 में। कब लागू हुई? 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई साहब। चलिए, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य होती है? तो ग्राम सभा की जो है एक वर्ष में आपके 4 जो है न्यूनतम बैठक होनी ही चाहिए। ग्राम सभा की वर्ष में साधारणतः 4 बैठकें होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर को। लेकिन प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की जो है 2 बैठकें अनिवार्य हैं। सभी की जो है 2 बैठकें अनिवार्य। वैसे 4 होनी चाहिए, लेकिन 2 तो जरूरी है भाई, है ना, 2 तो करनी है आपको। चलिए, बागोर की हवेली संग्रहालय स्थित है। तो बागोर की हवेली संग्रहालय आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे आपके मगाराम बैच जी। ठीक है। चलिए, प्रजामंडल को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ डिटेल में, और इनके सन वगैरह सारा कुछ याद करवा चुका हूँ। तो अब उस ट्रिक को बार बार, भोडू मामे वाली ट्रिक है, तो उसको बार बार हम नहीं दोहराएंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपने अगर टेस्ट दिया है पिछला टेस्ट, तो हमको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा बिल्कुल। अगर नहीं दिया है तो पिछले टेस्ट जरूर दे। ठीक है। चलिए, देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आपके अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ भाई। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे आपके गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके हरिभाऊ बागड़े जी। हरिभाऊ बागड़े जी 45वें नंबर के जो है ये राज्यपाल बने हैं। ठीक है। प्रथम राज्यपाल आपके गुरमुख निहाल सिंह, और वर्तमान में आपके हरिभाऊ बागड़े जी 45वें राज्यपाल बने हैं साहब। चलिए, किसी भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ? किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण जो है संभव हुआ था? तो ये आपके माउंट आबू को छोड़कर जो है आपके 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण जो है संभव हुआ था। 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू को छोड़कर से सिरोही रियासत को राजस्थान में मिला लिया गया था। ठीक है। चलिए, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा को स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा आज़ादी के गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। शाहपुरा को बारहट का खेड़ा या फिर गढ़ भी कहा जाता है। बारहट का खेड़ा या गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि शाहपुरा के बारहट परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया था। केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, ये आपके शाहपुरा से ही थे, तो शाहपुरा से थे, इसीलिए बारहट का खेड़ा कहा जाता है, क्योंकि बारहट परिवार यहीं से था। बारहट का गढ़ कहा जाता है। ठीक है। तो आज़ादी के गढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किन की वजह से? केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, और इनको आपने पढ़ा होगा तो जो बारहट परिवार था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया था उसके लिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां प्रश्न आपका, निमोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो निमोचना कांड के समय आपके निमोचना कांड जो है आपके इसके समय जो महाराजा जयसिंह जो है आपके अलवर के शासक थे। और ये हुआ कब था निमोचना कांड आपके? तो निमोचना कांड आपके सन हुआ था 14 मई 1925 को जो है आपके निमोचना कांड होता है साहब। अलवर के महाराजा जयसिंह ने लगानों की दरों में वृद्धि की थी, ये कारण था होने का एक, तो है ना। दूसरा कारण था इसका
जंगली सुअरों ने फसल जो है नष्ट कर दी थी, और फिर उधर ऊपर से जो है जय सिंह ने लगान की करो जो थी इधर उनमें वृद्धि कर दी थी। तो ये भी एक क्रांति का कारण था। और इसके बाद में जो है निमोचना कांड होता है, क्रांति होती है आपकी, निमोचना किसान आंदोलन होता है, जिसकी स्थिति आपके पहले अलवर थी, लेकिन अब आपको क्या याद रखनी है, अब आपके कहाँ आ गई, कोटपुतली बहरौड, कोटपुतली बहरौड। अगर गलती से पैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, अभी तो आपके इस एग्जाम में तो आएगा नहीं, 25 के बाद में ये क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। तो वर्तमान स्थिति देखिए तो निमोचना जो है आपके कोटपुतली बहरौड में, बानसूर तहसील में, ठीक है। वैसे आंदोलन की शुरुआत आपके 1923 में हुई थी इसकी, ठीक है, लागवाग के विरुद्ध हुई थी। और बात करें जो निमोचना हत्याकांड था, इसमें आपके जो गोलियां चलाई थी वो कौन था, तो वो था आपका छज्जू सिंह, जिसे छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। छज्जू सिंह जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर राजस्थान का साहब, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है, ठीक है। कब कहा किसने था, तो ये गांधी जी ने, और यंग इंडिया एक समाचार पत्र निकला था उस वक्त। तो इन दोनों में जो है गांधी जी ने छज्जू सिंह को ही दी थी ये जो पदवी है राजस्थान जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा, उसमें जो है गोलियां चलवाई थी। तो राजस्थान का जनरल डायर कौन हो गया, आपके छज्जू सिंह हो गया, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो कांड है निमोचना कांड, ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उससे भी अधिक विभत्स घटना है, ठीक है। इसमें लगभग आपके 50 व्यक्ति मारे गए थे, और 160 पशु जो है मारे गए थे, है ना, 150 के समथिंग पशु और 50 जो है व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, टोंक में बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। तो टोंक में बनस्थली जो विद्यापीठ है इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री जी करते हैं। हीरालाल शास्त्री ने बनस्थली नामक गांव में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने 1936 में शांतिबाई शिक्षा बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जा गया था। नहीं, 1936 में जो शांतिबाई शिक्षा बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे तो इन्होंने क्या किया था, जो बनस्पति नामक गांव है उसमें जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी, लेकिन बाद में जाकर नाम चेंज हुआ और 1936 के समथिंग आपको शांतिबाई शिक्षा बनस्थली जो है इसको विद्यापीठ के नाम से जाना गया। अच्छा, निम्न में से 1857 क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं, अमरचंद भाटिया जी को कहते हैं। अमरचंद भाटिया जी को के जो है 1857 क्रांति के भामाशाह कहते हैं, और प्रथम शहीद भी यही थे। प्रथम शहीद भी आपके 1857 के प्रथम शहीद भी यही थे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग होता है, तो राणा प्रताप के लिए जो है आपके हल्दी घाटी का शेर इन्हें कहा जाता है। राणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। चलिए, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म लाहौर में होता है। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म लाहौर में 19 फरवरी 1679 में लाहौर में हुआ था, ठीक है। और अजीत सिंह को क्या कहते हैं, तो इसको कान का कच्चा कहते हैं, कान का कच्चा इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। 39वां प्रश्न आपका, जंगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ राजवंश के शासक का संस्थापक कौन था। तो जंगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ राजवंश के शासक जो थे आपके राव बीका जी थे। राव बीका का जो, तो आप सभी को पता है, बीकानेर के शासक बीका था। बीकाना जो दानों से 21 बाजे चेक करनी माता के आशीर्वाद से हम कीजिए, तो बीका ने जो बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है। जोधपुर के संस्थापक राजयोद्धा के पुत्र थे। राव बीका ने अपने विश्वस्त सरदारों के साथ बीकानेर प्रदेश में अनेक छोटे बड़े स्थानों के शासकों को जीतकर कहा राठौड़ वंश के शासन की स्थापना की थी, ठीक है। राठौड़ वंश के जीतकर जो है राठौड़ वंश के शासन की स्थापना की, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया वुशु लीग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। तो खेलो इंडिया वुशु लीग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता हो जाएंगे आपके मंजू चौधरी जी। कौन हो जाएगी, मंजू चौधरी जी हो जाएगी साहब। चलिए, 41वां प्रश्न है आपका आभूषण को लेकर। तो पूछा गया है कि आभूषण कान में पहना जाता है, कान का आभूषण पूछा बताना आपको। तो टोटी जो है आपके कान में पहनी जाती है। टोटी कहाँ पहनी जाती है, कान का आभूषण है टोटी, ठीक है। चलिए, राजस्थान प्रसिद्ध झेला बाबजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है। तो झेला बाबजी का मेला आपके डामोर जनजाति से संबंधित है। किससे, डामोर जनजाति से जो है झेला बाबजी का मेला झेला बाबजी डामरू बजाता है। झेला बाबजी क्या करता है, डमरू बजाता है, ऐसे हमको याद रखना है। झेला बाबा क्या करता है, डमरू बजाता है, ठीक है, याद रखना। कैसी है ट्रिक बताइएगा कमेंट में। झेला बाबा डमरू बजाता है, झेला बाबा डमरू बजाते हैं, यानी कि डामोर जनजाति का जो है मेला है, ठीक है। झेला बाबा क्या करता है, डमरू बजाता है, झेला बाबा डमरू बजाते हैं, ठीक है।
चलिए, वैसे बताइएगा ट्रिक से याद कैसा होता है, हमको ट्रिक कैसी लगी, और ये जो ट्रिक है किस जो है आपके लिए लाभदायक है या नहीं। झेला बाबा क्या करते हैं, डमरू बजाते हैं, तो झेला बाबा जी का मेला आपके डामर जनजाति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, किस त्यौहार पर लड़कियां सिंजारा करती है। सिंजारा क्या है, सिंजारा क्या है, तो सिंजारा आपका तीज पर जो है लड़कियां सिंजारा करती हैं। तीज की कौन सी तीज, आपकी छोटी तीज, छोटी तीज को, छोटी तीज को वहाँ पे लड़कियाँ जो है सिंजारा करती है। सिंजारा का मतलब है छोटी तीज के दिन जो है जैसे सिंजारा भेजा जाता है आपके ससुराल पक्ष से लड़की के लिए। तो एक तो भेजा जाता है जब लड़की की जैसे सगाई हो गई, सगाई होने के बाद में जो है आपके शादी नहीं होना लेकिन सगाई हो गई, तब आपके जो है छोटी तीज को आपके जब आती है सिंजारा, तो सिंजारा मतलब उसके लिए जो है गिफ्ट भेजा जाता है, कपड़े वगैरह जो भी श्रृंगार की चीज़ें जो भी, तो वो भेजी जाती हैं आपके वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के लिए। ठीक है, और एक आपके द्वारा जब शादी होने के बाद में भी भेज जाती है। 2 बार जो है सिंजारा दिया जाता है लड़की को। ठीक है, जिसमें आपके गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट में आपके कपड़े वगैरह, श्रृंगार वगैरह और ये जो भी सामान आप दे सकते हैं वो जो है लड़की को दिया जाता है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। ठीक है, चलिए सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ की थी, तो सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की थी। सहायक संधि की नीति के तहत रियासतों की आंतरिक सुरक्षा विदेश का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर आ जाता था, परंतु इसका खर्चा आपके संबंधित राज्यों को उठाना पड़ता था। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली याद करनी है आपको। लॉर्ड वेलेजली जो है आपके सहायक संधि नीति इन्होंने प्रारंभ की थी, लॉर्ड वेलेजली ने। 45वां प्रश्न है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, तो गोरा बादल महल और नवलखा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है स्थित है। नवलखा बुर्ज और गोरा बादल महल आपके नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, खाटू श्याम मंदिर, बोलो श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो। खाटू श्याम जी मंदिर जहाँ श्याम जी का शीश की पूजा होती है कहाँ स्थित है, तो ये आपके सीकर, रेवास धाम सीकर में है, रेवास धाम सीकर जिले में। ठीक है, सीकर जिले के खाटू गांव में श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है स्थित है। इस मंदिर में श्याम जी के शीश की पूजा होती है। 1720 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार अजमेर के राजा राजेश्वर अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर की नींव रखी और प्राचीन मंदिर का निर्माण रूप सिंह चौहान ने करवाया था। तो प्राचीन जो पहले का पुराना मंदिर था उसका निर्माण करवाया था रूप सिंह चौहान ने, और ये जो है आपके राजेश्वर अजीत सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने, जो वर्तमान जो आप देखते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, वर्तमान जो मंदिर है ये यहाँ पे अभय सिंह ने बनवाया साहब। ठीक है, वैसे खाटू श्याम जी आपको बता दें कौन था, तो खाटू श्याम जी कौन थे, खाटू श्याम जी यहाँ पे जो है भीम के पुत्र, भीम के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच के पुत्र थे, पुत्र थे यानी भीम के पौत्र थे खाटू श्याम जी। ठीक है, खाटू श्याम जी। वैसे खाटू इनको बाद में कहा गया था, पहले इनको कहा जाता था, उस वक्त जो नाम था इनका वरवरीक था, वरवरीक था। ठीक है, और वरवरीक ही हमारे खाटू श्याम जी कहलाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने इनसे इनका जो है शीश मांग लिया था दान में या जैसे भी, क्योंकि इनके पास जो है इन्होंने इनकी माँ थी हिडम्बा शायद, उसको वादा किया था कि जो भी कमज़ोर पक्ष होगा मैं उसका साथ दूंगा। और इनके पास जो है 3 बाण ऐसे थे जिनसे, 3 बाणधारी इनको कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है जिससे ये जो है पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते, किसी भी चीज़ को जो है इनके सामना नहीं कर सकती। तो युद्ध एक बाण में ही ये पूरा जो युद्ध था महाभारत का वो समाप्त कर देते। तो तब श्री कृष्ण ने जो है, अब श्री कृष्ण को तो मालूम था कि भाई कौरव हारने वाले हैं, तो फिर बर्बरीक जी जो है अपने वादे के अनुसार कौरवों को साथ देते और फिर दिक्कत हो जाती। तो इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से जो है सर मांगा, शीश मांग लिया, शीश दानी इसलिए इन्हें कहा जाता है। और जब इनका शीश दान किया, और एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध को जो है लाइव देखा था, तो श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप जो है ये इस युद्ध को अपने लाइव देखेंगे आप, यानी आंखों से देखेंगे। वहीं पे एक पर्वत था, वहाँ पर रखा था, पर्वत का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अपने सीकर में ही है वो शायद, है ना, अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। जय श्री श्याम साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने साथियों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री श्याम साथियों। आ जाइए 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्य में हाडी रानी के महल कहाँ देखे जाते हैं, तो हाडी रानी के महल आपके टोंक जिले में स्थित है। कहाँ है, टोंक जिले में स्थित है हाडी रानी के महल। चलिए नेक्स्ट आपका 48 प्रश्न, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का आपके जो है नाथद्वारा प्रसिद्ध है। तारकसी के आभूषण कहाँ के जाते, तो नाथद्वारा में। तो नाथों ने तारकसी की, नाथों ने तारकसी आभूषणों की तारकसी की, नाथों ने क्या की, नाथों ने आभूषणों की तारकसी की साहब। ठीक है, तो नाथ द्वारा में तारकसी के आभूषण। ठीक है,
सती रासु ग्रंथ के लेखक, सती रासु ग्रंथ के लेखक आपके सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। और सूर्यमल मिश्रण से ही एक और याद रखना चाहिए आपको जो इम्पोर्टेंट है, वंश भास्कर, वंश भास्कर ग्रंथ, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण उसके लेखक थे। और वैसे वंश भास्कर से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, इसे पूर्ण किसने किया था? तो इनके दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र था मुरारीदान, मुरारीदान ने जो है पूर्ण किया था। ठीक है, वैसे सती रासु ग्रंथ आपका सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। और वंश भास्कर जो कि इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछ गया, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो तेजाजी का जन्म आपके खरनाल नागौर में होता है साहब, खरनाल नागौर में होता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो अरावली पर्वतमाला आपके दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर, तो दक्षिण पश्चिम में पूछा गया है, तो ये आपकी जाती है सिरोही, सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, तो सिरोही से आपके उत्तर पूर्व की ओर जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? आपके चंबल बेसिन में। स्थलाकृति, उत्खात, उबड़ खाबड़, तो समझ जाना चाहिए, चंबल है ना। बीहड़ क्षेत्र, तो पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन यानी धौलपुर सवाई माधोपुर को उत्खात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है। इसकी स्थलाकृतियों में मुख्यतः गार्ज, नदी कगार, जलप्रपात, चूलिया, सिप्रकाय, नीक पॉइंट्स तथा बीहड़ भूमि आदि हमको देखने को मिलती है। चंबल के डाकू, है ना। इस भूमि को आपने मूवियों में, बॉलीवुड में बहुत देखा है इस पर, तो वो भी देखा होगा आपने। निम्नलिखित में से मावड़ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो लाभार्थी फसल आपके जो है मूंगफली और मक्का जो है आपके लाभार्थी फसल, मावड़ द्वारा लाभार्थी फसल नहीं है। बाकी आपके मावड़ की जो वर्षा होती है वो चना, गेहूँ, सरसों के लिए लाभदायक होती है। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहलाती है? तो लिथोसॉल्स आपकी कहलाती है पर्वतीय मृदाएं। पर्वतीय पहाड़ी मृदा को अपरिपक्व मिट्टी तथा लिथोसॉल्स भी कहते हैं, लिथोसॉल्स भी कहते हैं साहब। ठीक है, चलिए तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। कैसी लगी वीडियो? आज इतना ही रखते हैं। कल से मतलब नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, पार्ट टू में आपके जो है 55 प्रश्न से हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े आपके लिए और इसी प्रकार की सीरीज लेते रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों तक। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए साथियों, मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद साथियों।